ये कहानी है वेलू की, जो बचपन से ही अपने प्यारे हाथी मनियन के साथ बड़ा हुआ है। दोनों के बीच में दोस्ती, भरोसा और प्रेम का गहरा रिश्ता है। लेकिन एक दिन कुछ लालची और निर्दयी लोग मनियन को वेलू से अलग कर देते हैं। तो अपने दोस्त को खोने का दर्द वेलू को चैन से बैठने नहीं देता। वो तय करता है कि चाहे जितने भी मुश्किल आ जाए, वो अपने हाथी मनियन को ढूंढकर वापस जरूर लेकर आएगा। इस सफर में उसे खतरनाक जंगल, चालाक दुश्मन और जानलेवा साजिशों का सामना करना पड़ता है। वेलू की यात्रा सिर्फ हाथी को ढूंढने की नहीं, बल्कि दोस्ती और इंसानियत के लिए लड़ने की कहानी है। तो क्या वो अपने प्यारे हाथी मनियन को बचा पाएगा, या फिर पुलिस, जंगल के खूंखार लोग, इन दुश्मनों की चालें उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देगी? यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है पढ़ाई थलेवन। ये मूवी हाल ही में 2025 में रिलीज हुई है, जिसका क्लाइमैक्स बहुत ही खतरनाक और इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो अब चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक आदिवासी कबीले से। वहाँ पर बाली नाम का एक आदमी बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मुखिया जी के पास आता है। वो मुखिया और उसकी बेटी को गुड़ खिलाता है और अपनी गाय के पास ले जाता है। उन्हें कहता है कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी गाय बीमार है, वो ठीक नहीं होगी, कुछ ही दिनों में वो मर जाएगी। लेकिन मुखिया जी, आपने जो दवाई दी थी उससे मेरी गाय बिल्कुल भी ठीक हो गई है, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुखिया कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, देवी माँ हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखे। तो उसके बाद बाली अपने बाकी के कबीले के लोगों को भी गुड़ बांटने लगता है। फिर उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बाली और उसके कबीले के कुछ लोग जानवरों को चराने के लिए बाहर लेकर गए थे। तो वहां पर मुखिया की बेटी पद्मा आती है और उसे खाना देती है। लेकिन दोस्तों, अभी इतने में ही वहां पर कुछ गुंडे लोग आ जाते हैं और वो हथियार लेकर जबरदस्ती उन लोगों के जानवरों को अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वो आदिवासी लोग कुछ भी नहीं कर पाते। दरअसल वो गुंडे लोग भी उन्हीं के कबीले के लोग थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। जो भी उनके खिलाफ जाता, वो लोग उसे बेरहमी से मार देते। इसलिए ये लोग अपने जानवरों को नहीं बचा पाते। उसके बाद हम रात में देखते हैं मुखिया सो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसे अपने सपने में हाथी दिखाई देता है और आगे आने वाले संकट के बारे में उसे आभास हो जाता है। तो फिर वो सुबह उठकर गुस्से में उन गुंडों का विरोध करने के लिए जाने लगता है। लेकिन उसके कबीले के बाकी के लोग उसे रोकते हैं, कहते हैं कि देखो, हमें शांति से काम लेना होगा। अगर हम उनके खिलाफ कुछ भी करेंगे तो वो लोग हमें मार देंगे। पता नहीं हमारी गाय भैंसे उन लोगों से कब तक बची रहेगी। तो मुखिया यहाँ पर दुखी हो जाता है कि वो अपने लोगों को बचा भी नहीं पा रहा है। वो निराश होते हुए देवी से प्रार्थना करता है कि हे देवी, हमें इस मुसीबत से बचाओ, हमारे रक्षा के लिए कोई मसीहा भेज दो। तो दोस्तों, दूसरी तरफ हमें एक गांव में वेलू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि अपने हाथी, अपने पिता, बहन, दो भाइयों के साथ रहता है। हम देखते हैं कि ये लोग बहुत ही सीधे साधे होते हैं और मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बेचने का काम करते हैं। अपनी सीधी सादी जिंदगी जीते हुए ये लोग अपनी लाइफ में खुश थे। ये सभी लोग मिलकर अपने हाथी की बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, उसकी बहुत ही केयरिंग करते हैं, उसे टाइम पर खाना पानी देते हैं, उसे नहलाते हैं, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और वो हाथी भी इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा खुश होता है और वो अपने मालिक वेलू की हर बात मानता है। अब एक दिन हम देखते हैं ये लोग अपने मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहे थे। तभी वहां पर वीरा नाम का एक लड़का आता है और उन्हें कहता है कि जमींदार प्रभाकर ने तुम लोगों को बुलाया है, तुम लोगों से उसे कुछ पैसे की बात करनी है। अब दोस्तों, वैसे तो वो जमींदार प्रभाकर इन लोगों का रिश्तेदार होता है, लेकिन वो एक कपटी और लालची इंसान था। तो उसके अगले सीन में हम प्रभाकर के घर पर काम करने वाले एक बंदे को देखते हैं, जो ब्याज के तौर पर लोगों को पैसे दे रहा था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका ब्याज बहुत ज्यादा होता है और अगर लोग उनके पैसे टाइम पर वापस नहीं लौटा पाते तो प्रभाकर उन लोगों की जमीन, घर बार छीन लेता है। अब इतने में ही वहां पर वेलू और उसके पिताजी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल इन लोगों ने प्रभाकर से 25,000 रुपए किसी काम की वजह से लिए थे, लेकिन अभी तक वो पैसे नहीं लौटा पाए। तो प्रभाकर इन लोगों पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उन्हें कहता है कि मैं अब तुम लोगों से कोई भी बात नहीं सुनना चाहता, मुझे मेरे पैसे आज के आज ही चाहिए। वेलू, तुम पैसों का इंतजाम करो और तब तक तुम्हारा पिता यही हमारे पास रहेगा। इस तरह से वो वेलू के पिता को बाहर कड़ी धूप में खड़ा कर देता है। तो अब यहाँ पर अपने पिता की बेइज्जती देखकर वेलू को बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन उसके हाथ भी पैसों की वजह से बंधे थे। फिर वो वहां से पैसों की अरेंजमेंट करने के लिए अपनी दोस्त नंदिनी के पास जाता है। लेकिन नंदिनी उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए पिछले हफ्ते ही 5,000 रुपए दिए थे, तो इस बार मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे पास उतने पैसे है ही नहीं। तो फिर वेलू वहां से अपने भाइयों के गैरेज में जाता है। ये दोनों उसके चाचा के लड़के होते हैं और वहां पर उसे निराश बैठा हुआ देखकर राजू उससे पूछता है कि बताओ क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? अब वेलू जो कुछ भी हुआ वो उसे सब कुछ बता देता है कि उसे 25,000 रुपए की जरूरत है, वरना प्रभाकर उसके पिताजी को नहीं छोड़ेगा। यहाँ इस तरफ हम वेलू के पिताजी को देखते हैं, जो कि धूप में खड़े होने की वजह से उनके सर में दर्द होने लगता है। उन्हें प्यास लगती है, लेकिन कोई भी एक भी बूंद पानी नहीं पिलाता। वहाँ साइड में कुत्ते को नहलाया जाता है, लेकिन कोई भी उसे पानी नहीं देता। अब यहाँ पर गैराज में राजू और उसका भाई
वेलू की मदद करते हुए उसे अपनी तरफ से 25,000 रुपए दे देते हैं और कहते हैं कि हमारे पैसे बाद में दे देना, पहले अपने पिताजी को वहां से लेकर आओ। तो वेलू उन लोगों से पैसे लेकर उन्हें थैंक यू कहता है और तुरंत ही प्रभाकर के घर पर पहुंच जाता है। उसे पैसे लौटा देता है और गुस्से में कहता है कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हम तुम्हें देख लेंगे। ऐसा कहकर वो अपने पिताजी को वहां से ले जाता है। फिर उसके अगले सीन में हम राजू और वेलू को आपस में बात करते हुए देखते हैं। राजू कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, तो तुम्हें कुछ काम करना होगा। पिछली बार हमारे गैरेज में एक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला मैनेजर आया था, उसे मैंने फोन पर बात करते हुए सुना। उसे सेट बनाने में और वहां पर काम करने वाले लोगों को मिलाकर 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, तो शायद वहां पर तुम्हें कुछ काम मिल सकता है। इसलिए अब ये लोग तुरंत ही उस फिल्म के सेट पर पहुंच जाते हैं और उस मैनेजर से बात करते हुए कहते हैं कि सर हमें कुछ काम की जरूरत थी, यहाँ पर हमें कुछ काम मिल जाता तो कुछ पैसे भी कमा लेते। लेकिन मैनेजर कहता है कि अभी फिलहाल तो हमारे पास कोई काम नहीं है। फिर वेलू और राजू उसे कहते हैं कि सर हमारे पास 25 साल पुराना हाथी है। वो उसे हाथी की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि यह हाथी वेलू की हर बात मानता है, अगर हाथी के रिलेटेड फिल्म में कुछ काम है तो जरूर बताएगा। अब उस हाथी को देखने के बाद मैनेजर उन्हें कहता है कि अगर यह हाथी 25 सालों से तुम्हारे पास है तो इसका लाइसेंस भी तुम्हारे पास होगा, चलो हम इस हाथी को बेच देते हैं तो हमें लाखों में पैसे मिलेंगे। तो वेलू कहता है कि नहीं सर, हम हाथी को रेंट पर देना चाहते हैं, उसे बेचना नहीं चाहते, हम उसे कभी भी नहीं बेचेंगे, हमारे लायक कोई काम होगा तो बताएगा। ऐसा कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब दरअसल दोस्तों उन लोगों को साल में एक दो बार ही मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होती थी, तो उस पूजा में हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। तो उसी फंक्शन में हाथी को ले जाने की वजह से उन्हें कुछ पैसे मिलते थे और बाकी तो वो मिट्टी के घड़े बनाकर पैसे कमाते थे, इसलिए उन्हें पैसों की कमी महसूस हो रही थी। तो अब यहाँ पर उन्हें एक और आइडिया आता है। वेलू और राजू रात को दादाजी के पास जाते हैं और उन्हें शांति से समझाते हुए कहते हैं कि हम हमारे हाथी को शादी के फंक्शन में और किसी प्रोग्राम में वहाँ पर डिमांड होगी तो रेंट पर ले जाएंगे, तो इससे कि हमें अच्छे खासे पैसे मिलने लगेंगे। तो अब पहले तो उसके दादाजी उन लोगों को ऐसा करने के लिए मना करने लगते हैं और उनकी ऐसी बातें सुनकर दुखी हो जाते हैं। वो अपने हाथी से ऐसे काम नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी और हाथी उनसे दूर हो जाएगा। लेकिन वेलू उन्हें समझाता है कि मैं सब कुछ संभालूंगा, आगे जाकर हमें हमारी बहन की शादी भी करनी है और उसके लिए पैसे लगेंगे और भी कुछ छोटे मोटे काम भी करने हैं। तो अब दादाजी भी हाथी को रेंट पर देने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग एक आदमी के पास जाकर उसकी बेटी की शादी के फंक्शन में हाथी को ले जाने की बात तय कर देते हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ पैसे मिलने वाले थे। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ उस फिल्म इंडस्ट्री का वो मैनेजर प्रभाकर के घर पर आकर उसे बताता है कि सर आपके गांव में उस वेलू के पास 25 साल पुराना हाथी है और उसके पास लाइसेंस भी है, अगर ऐसे हाथी को हम बेचेंगे तो उसके 2 करोड़ से ऊपर मिलेंगे। अब ये बात सुनकर तो प्रभाकर शॉक ही रह जाता है, कहता है कि मैं किसी भी तरह से उन लोगों को मना लूंगा और फिर हम उस हाथी को बेच लेंगे, उसके बाद हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। अब कैसे भी करके हमें उस हाथी को हासिल करना ही होगा। तो अगले ही दिन प्रभाकर वेलू और उसके दादाजी के पास जाता है। इस बार वो उन लोगों से शांति से बात करता है और कहता है कि देखो मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों को 1 से 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, जिससे कि तुम लोगों के हालात सुधर जाएंगे, बस तुम लोगों को मुझे अपना हाथी देना होगा। अब ये बात सुनकर दादाजी और वेलू गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हम अपने हाथी को कभी नहीं देंगे, उसे हम कभी नहीं बेचेंगे, तुम हमारे रिश्तेदार हो इसलिए यहाँ पर खड़े हो, वरना अगर यही बात किसी दूसरे बंदे ने कही होती तो अब तक मैं उसकी हड्डी पसली एक कर देता, अब चले जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो उन्हें भेज देते हैं और उनकी ऐसी बातें सुनकर प्रभाकर को भी उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है। वो ठान लेता है कि वो इन लोगों को सबक सिखाएगा और उस हाथी को इन लोगों से दूर करेगा, इसलिए वो वहां से सीधा बाबू भाई के पास पहुंच जाता है। दरअसल इस बाबू भाई को हाथियों के बारे में बहुत कुछ जानकारी थी। ये लोग उसे पैसे की गड्डी देते हैं और कहते हैं कि हमें कैसे भी करके वेलू के हाथी को हासिल करना है। तो बाबू कहता है कि ठीक है आपका काम हो जाएगा, हम किसी भी तरह से उस हाथी को बेकाबू करेंगे तो लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत सारे लोग डर जाएंगे और कुछ लोग जख्मी होंगे। उसके बाद उनके ऊपर पुलिस केस हो जाने की वजह से वो लोग हाथी को ले जाएंगे और फिर हम अंदर से लोगों को पैसे दिलाकर उस हाथी को हासिल कर लेंगे। इस तरह से ये लोग प्लान बना लेते हैं। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को उस शादी का रिसेप्शन होता है, तो वेलू और उसके भाई अपने हाथी को लेकर उस फंक्शन में पहुंच जाते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हाथी को सजाया था और उस शादी के रिसेप्शन पर आए हुए लोग हाथी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, हाथी के साथ सेल्फी वगैरह लेने लगते हैं। तो वही साइड पे हम प्रभाकर, उसके आदमी और बाबू को देखते हैं जो कि कार के अंदर छुपकर सही टाइम का इंतजार कर रहे थे। तब यहाँ पर उस फंक्शन में एक छोटा बच्चा रो रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो कहीं खो गया था। अब वेलू उस बच्चे को देखता है तो वो उसकी मदद करने के लिए जाते वक्त अपने भाई से कहता है कि हाथी का ध्यान रखना। फिर वो उस बच्चे के पास जाता है और उसे उठाकर उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है और उन्हें ढूंढने लगता है। तो वही यहाँ पर वेलू का भाई आइसक्रीम देख लेता है। वहाँ पास ही में एक जगह पर सभी लोगों का आइसक्रीम बांटा जा रहा था।
तो वो भी आइसक्रीम लेने के लिए वहां पर चला जाता है। तो यहाँ हाथी के पास अब कोई भी नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए बाबू वहां पर आकर हाथी को नशीला तरबूज खिला देता है और उसे एक इंजेक्शन भी लगा देता है। तो अब कुछ ही देर में वो हाथी बेकाबू हो जाता है, सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान हाथी कुछ लोगों को जख्मी भी कर देता है और वेलू ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसका हाथी ऐसा क्यों कर रहा है। वो अपने हाथी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथी वेलू की बात भी नहीं मानता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ने वेलू और उसके हाथी को अपनी हिरासत में ले लिया था। यहाँ पर पुलिस वेलू को डांटने लगती है कि तुम्हें ऐसे बड़े जानवर को लोगों के बीच में नहीं ले जाना चाहिए। अब देखा ना कितना बड़ा हंगामा हो गया। तो वहीं पर हम देखते हैं कि हाथी ने जो शादी में तोड़फोड़ मचाई थी और लोगों को जख्मी किया था, तो हाथी की यही वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। अब यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर वेलू के चाचा आकर हाथी को चेक करते हैं। तो हाथी बिल्कुल भी ठीक था, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। वो यही बात वेलू को भी बता देते हैं कि जरूर हाथी के साथ किसी ने छेड़खानी की है, वरना हमारा हाथी ऐसी हरकत कभी नहीं करता। अब तभी वहाँ पर जज साहब और एक वकील मैडम आती है और ये लोग यहाँ पर हाथी का परीक्षण करने लगते हैं। तो उस दौरान हाथी बिल्कुल भी शांत था। अब उसके बाद हम वहाँ पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर को देखते हैं और ऐसा लग रहा था कि वो वेलू के खिलाफ कुछ गलत करने के लिए यहाँ पर आया है। अब उसके अगले सीन में अदालत में ये केस चलने लगता है। यहाँ पर वकील और वो पुलिस ऑफिसर उस हाथी के खिलाफ गवाही देते हुए बताते हैं कि ये लोग हाथी को शादी के फंक्शन में रेंट पर ले गए थे, लेकिन वहां पर अपने हाथी को संभाल नहीं पाए। उस हाथी ने शादी के फंक्शन में तबाही मचा दी और वहां का बहुत सारा सामान बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, इस हादसे में 15 लोग जख्मी हो गए हैं और वहां शादी में आए कुछ लोगों ने हाथी की वो वीडियो बनाई थी, तो वही वीडियो वो जज साहब को दिखा देते हैं। तो अब हाथी के खिलाफ इतने सारे बयानों को देखकर जज साहब फैसला करते हैं कि जब तक इस हाथी का अच्छे तरीके से परीक्षण नहीं हो जाता, तब तक ये हाथी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ही रहेगा और बाद में इस हाथी के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद ही उसके परिवार वाले इस हाथी को ले जा सकते हैं। अब जज का ऐसा फैसला सुनकर वेलू और उसके पिताजी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि राकेश एक बहुत ही लालची पुलिस ऑफिसर होता है। वेलू उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसके हाथी को ना ले जाए, लेकिन वो ऑफिसर उसके हाथी को जबरदस्ती ट्रक के अंदर डालकर दूसरी जगह पर ले जाता है। तो अब ये देखकर वेलू ठान लेता है कि वो किसी भी हालत में अपने हाथी को वापस लेकर ही आएगा। अब उसके 2 दिन बाद ये लोग जानवरों के डॉक्टर के पास जाते हैं। दरअसल उन लोगों को हाथी के रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, जिसमें लिखा होगा कि वो हाथी बिल्कुल भी ठीक है और अपने मालिक के पास रह सकता है। तो पहले तो ये लोग डॉक्टर आनंद को अपने साथ ले जाकर उनके हाथी की जांच करके एक डॉक्यूमेंट हासिल कर लेते हैं, लेकिन उन्हें वहां से एक दूसरा ऑफिस भी जाना था। तो उस डिपार्टमेंट का आदमी उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे सिग्नेचर चाहिए तो मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। अब वेलू और उसके पिताजी के पास तो इतने पैसे नहीं थे। वो लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि सर आप ऐसा मत कीजिए, हमारे ऊपर दया करके हमें साइन दे दीजिए, हम गरीब लोग हैं, इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे। लेकिन वो ऑफिसर उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। अब रात को हम देखते हैं कि ये लोग अपने घर पर आते हैं और इसी के बारे में सोच रहे थे कि वो अपने हाथी को वापस कैसे लाएंगे। इतने में ही प्रभाकर वहां पर आकर उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों को कुछ पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। इस तरह से उन लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करने लगता है, क्योंकि दरअसल उस हाथी के साथ ये गलत काम इसी ने तो किया था और वो उस हाथी को बेचकर करोड़ों रुपए कमाना चाहता था। ये सारे पुलिस वाले और प्रभाकर एक साथ मिले होते हैं। अब दादाजी को तो यहाँ पर पैसे चाहिए थे, तो वो अपने घर की जमीन के कागजात गिरवी रखकर उससे पैसे ले लेते हैं। उसके पास वो दोनों डॉक्यूमेंट तैयार करके फॉरेस्ट ऑफिसर राकेश के पास पहुंचते हैं और वो डॉक्यूमेंट सबमिट करके उन्हें हाथी को छोड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन अब घमंडी ऑफिसर राकेश उन लोगों से कहता है कि अब ये डॉक्यूमेंट लाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हाथी यहाँ से भाग गया, चाहे तो खुद जाकर देख लो। तो वेलू बाहर जाकर देखता है तो वहां पर 2-4 हाथी ही मौजूद थे और जहां पर उसके हाथी को बांधा गया था वहां पर खून पड़ा था और उसका हाथी वहां से कहीं गायब था। वो बाकी हाथियों को देखता है तो वो भी हाथी जख्मी हालत में थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत ज्यादा मारा पीटा गया। तो उन बाकी हाथियों की हालत देखकर वेलू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी वहां पर वो ऑफिसर राकेश अपने कुछ गुंडों को लेकर आता है और वो लोग वेलू पर हमला कर देते हैं। पर वेलू उन सभी लोगों की अच्छी तरीके से पिटाई कर देता है। उसके बाद वो उस ऑफिसर को भी बहुत ज्यादा मारता पीटता है, लेकिन वो उसके हाथी के बारे में बस इतना ही बताता है कि उसका हाथी यहाँ से जो दूसरी पहाड़ी है उसके जंगल में भाग गया है। अब रात को हम देखते हैं कि वेलू और उसके भाई लोग अपने हाथी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और उसी दौरान हम एक जगह पर बहुत सारे गुंडों को देखते हैं। किसी ने उन लोगों को वेलू को मारने की सुपारी दी थी और फिर ये लोग वेलू को जगह जगह पर ढूंढने लगते हैं। तो यहाँ पर रात को पेट्रोलिंग करते हुए एक पुलिस ऑफिसर इन गुंडों को पकड़ लेता है। उन सभी गुंडों के फोन चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये लोग वेलू को मारना चाहते हैं और उसे ही ढूंढ रहे हैं। तो उसके थोड़ी देर बाद ये ऑफिसर तुरंत ही वेलू को कॉल करके अपने पास बुला लेता है और उसे सब कुछ बता देता है
कि तुम्हें बहुत ज्यादा संभल कर रहना होगा। मैं तुम्हें एक आदमी का एड्रेस देता हूँ, तुम वहां पर चले जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इस तरह से ये लोग रामन ना प्रोफेसर नाम के एक बहुत बड़े आदमी के घर पर पहुंच जाते हैं और अब ये उन लोगों को अपनी सारे प्रॉब्लम बताते हैं। रामन अपना फोन घुमाता है और अपने सारे कॉन्टैक्ट की मदद से उस हाथी का क्या हुआ था इसके बारे में पता करता है। तो फिर उन्हें यही पता चलता है कि पहाड़ी के दूसरे इलाके में कुछ लोगों ने उस हाथी को वहीं पर छोड़ दिया। तो अब ये जानकारी मिलने के बाद वेलू और उसके भाई तुरंत ही उस जंगल में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब दोस्तों उस पहाड़ी इलाके में हम उन्हीं आदिवासियों को देखते हैं जिन्हें हमने कहानी के स्टार्टिंग में देखा था। लेकिन अब तभी वहां पर रहने वाले कुछ गुंडे लोग एक गर्भवती महिला को उनके पास लेकर आते हैं और उन सभी लोगों के सामने ही उसे मारने की कोशिश करते हैं। उस महिला को फांसी से लटका दिया जाता है। मुखिया उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन ये लोग उसे जख्मी कर देते हैं। लेकिन अब इतने में ही वहां पर वेलू पहुंच जाता है। वो उस महिला की जान बचाते हुए उन सभी गुंडों से फाइट करता है। उन सभी लोगों को मारपीट कर बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। तो अब डर के मारे वो लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर उसके अगले दिन मुखिया वेलू को बताता है कि तुम्हें पता नहीं है, वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम लोग जैसे तैसे करके उन लोगों से डरते हुए जी रहे हैं। अगर हमने उनका विरोध किया तो वो लोग हमें मार डालेंगे। पर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? तो वेलू बताता है कि मैं यहाँ पर अपने हाथी को ढूंढने के लिए आया हूँ। अगर आपने यहाँ पर आसपास किसी हाथी को देखा है तो मुझे बताइए। अब ये बात सुनकर पहले तो मुखिया उसे कुछ बताने से मना करने लगता है, लेकिन उसकी बेटी वेलू को सब कुछ बता देती है कि कुछ दिन पहले इस जंगल में कुछ हाथियों को पकड़कर लाया गया है। इस जंगल में कालिया नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा रहता है और अभी जो लोग आए थे वो उसी के आदमी थे। उन्होंने ही कुछ हाथियों को अपने पास बंदी बनाकर रखा है और शायद उसमें तुम्हारा भी हाथी हो सकता है। अब उसके बाद यहाँ पर मुखिया उनके साथ जो जो गलत घटनाएं हुई थी उन सब के बारे में उसे बताता है कि वो कालिया और उसके आदमी हमारे गाय भैंसों को जबरदस्ती यहाँ से ले जाते हैं और हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते। उनकी वजह से हमारे कबीले के बहुत सारे लोग भी मारे गए हैं और वो कालिया देवी के सामने बड़े बड़े नेताओं के लिए इन जानवरों की बलि देता है। उसका मानना है कि ऐसा करने से लोगों को जो चाहे वो मिल जाता है। फिर वो नेता लोग अपने इलेक्शन में जीत जाते हैं। बिजनेसमैन लोग अपने धंधे में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर लेते हैं और कालिया ने उनकी मदद की थी, इसलिए ये लोग उसे बहुत सारे पैसे देते हैं। अब उसके थोड़ी देर में मुखिया और उसकी बेटी गांव के सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करते हैं और उन लोगों को कालिया के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि हमेशा हमेशा के लिए कालिया के आतंक से बचा जा सके और उनके जानवर भी सेफ रह सके। वेलू भी यहाँ पर कहता है कि मैं भी आप लोगों की मदद करूंगा, मुझे भी मेरे हाथी को वापस लाना है। तो अब यहाँ पर कबीले के सभी लोग ठान लेते हैं कि वो अब और अत्याचार नहीं सहेंगे। इस तरह से ये लोग प्लान बनाकर कालिया के अड्डे पर जाने लगते हैं। अब रात हो जाती है और हम जंगल के एक इलाके में देखते हैं कि कालिया एक बहुत बड़ी पूजा कर रहा था जिसमें कि वो हाथियों की बलि देने वाला था। इसलिए वो कुछ हाथियों को यहाँ पर पकड़ कर लेकर आया था और दरअसल दोस्तों प्रभाकर ने और उस पुलिस ऑफिसर ने वेलू के हाथी को कालिया को बेच दिया था। अब कालिया और उसके आदमी इन हाथियों को एक आदमी के लिए बलि देने वाले थे ताकि उसकी इच्छाएं पूरी हो सके। लेकिन इतने में ही वहां पर वेलू और सभी गांव वाले पहुंच जाते हैं। अगले ही पर यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और गांव के सभी लोग उन लोगों पर टूट पड़ते हैं। अब तक उनके साथ जितना भी अन्याय हुआ था वो उन लोगों से अपना सारा बदला लेते हैं। एक एक करके उन सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। उसके बाद कालिया और वेलू के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। अब कालिया बहुत ज्यादा ताकतवर होता है तो वेलू को बहुत ही बुरी तरीके से मारता पीटता है, लेकिन फिर भी वेलू हार नहीं मानता। अब ये देखकर आदिवासी कबीले के सभी लोग देवी से प्रार्थना करने लगते हैं और वेलू अपने हाथी की तरफ देखकर उसे बचाने के लिए फिर से खड़ा हो जाता है। इस बार वो कालिया को बहुत ही बेरहमी से मारता है, उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। अब दोनों ही पूरी तरीके से लहूलुहान हो चुके थे। तभी वेलू कालिया के गले में जंजीर जकड़कर उसे नीचे एक जगह पर गिरा देता है और तभी कबीले का एक आदमी जिनकी गायों को इन लोगों ने काटा था तो उसका उसे बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो आदमी एक हथियार लेकर कालिया का गला ही काट देता है। इस तरह से ये सभी लोग कालिया को मार देते हैं और उसकी दहशत से आजाद हो जाते हैं और वेलू को भी अपना हाथी मिल जाता है जिसे लेकर वो अपने घर की तरफ जाने लगता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।